हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी का फिजिक्स मंत्र में स्वागत है। माई सेल्फ JS चौहान, फिजिक्स फैकल्टी। और पिछला लेक्चर जो हम लोगों ने कवर किया था पोटेंशियल का, उसी पर बेस हम लोग कुछ बेहतरीन न्यूमेरिकल आज डिस्कस करेंगे, ठीक है, ताकि पोटेंशियल से रिलेटेड किसी भी लेवल का न्यूमेरिकल हो, चाहे आपके नीट का हो, चाहे JEE में, चाहे JEE एडवांस का हो, किसी भी लेवल का हो, सारे न्यूमेरिकल क्लियर हो जाएंगे। बस शर्त है कि आपको ये सब तभी समझ में आएंगे अच्छे से जब इसके पहले वाला लेक्चर आपने अच्छे से क्लियर किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप डायरेक्ट कनेक्ट हुए हैं तो आप इससे पहले वाला लेक्चर आप एक बार ज़रूर देखिए। तो उसमें जो कॉन्सेप्ट है ना, उसके जो फार्मूले हैं ना, वो आपको अच्छे से यहाँ पर लगाते समय, अप्लाई करते समय फार्मूला आपको अच्छे से क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है ना क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ये नहीं सिर्फ फार्मूला बेस पढ़ना, हमें क्या करना है, क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड है JEE में, नीट में किस तरीके से बना सकता है, कैसे फ्रेम कर सकता है, तो उन सभी लेवल को हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। तो सामने ऐसे एक छोटा सा एग्जांपल हमने लिख रखा है। जैसे हमारे पास दो कंसंट्रिक सेल्स हैं, हम यहाँ पे लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, चूँकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज ये होती है इसमें कि देयर आर टू कंसंट्रिक सेल्स A and B, चार्ज ऑन द इनर सेल दैट इज Q1 एंड आउटर सेल इज Q2, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि हमारे पास अंदर वाली सेल के सरफेस का चार्ज Q1, बाहर वाली सेल के सरफेस का चार्ज Q2 है, ठीक है। और फाइनली इसके बाद ये बोलेगा क्वेश्चन में, इफ इनर सेल इज कनेक्टेड बाय द हेल्प ऑफ वायर आउटर सेल, मतलब अंदर वाली सेल को बाहर वाली सेल के थ्रू हमने क्या किया कि वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया। तो फाइनली इनके सरफेस का पोटेंशियल कितना होगा, ठीक है। स्क्रीन पॉज कर लो आप और एक बार इसको ट्राई करने है। तो फिगर मान लो स्टार्टिंग का हो गया, सॉल्यूशन का फिगर कुछ ऐसे बने जैसे मान लो अंदर वाली सेल है और ये बाहर वाली सेल है, इनको हमने क्या किया, आपस में एक दूसरे से वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो हुआ क्या होगा, उसके बारे में आपको पहले से कुछ नॉलेज होना चाहिए। अंदर वाली सेल का पोटेंशियल बाहर वाली सेल के पोटेंशियल से अलग होता है। और एक बात हम जानते हैं कि जब दो बॉडी आपस में डायरेक्ट कनेक्ट होती हैं तो उनका पोटेंशियल कभी भी डिफरेंट नहीं रह सकता है, सेम पोटेंशियल पे आना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका एक सोल्यूशन का हिंट हो गया। तो हमें ये पता है कि सरफेस ए का पोटेंशियल जब इनको हमने कनेक्ट नहीं किया होगा पहले, तो पोटेंशियल सरफेस ए का कितना था ये लिखना हम लोगों ने सीख लिया था। कैसे, ए Q1 के लिए सरफेस और Q2 के लिए इनसाइड है। जब भी अंदर का पॉइंट हो या सरफेस का, पोटेंशियल फ्रॉम सेंटर टू सरफेस कैसे रहेगा, एक समान। तो KQ1 बाई ए प्लस KQ2 बाई बी, ठीक है। ये हमारा सरफेस ए का पोटेंशियल बिफोर ज्वाइनिंग की बात हो रही है। सरफेस बी का पोटेंशियल बोलो, क्या लिखे बोलो, KQ1 बाई बी प्लस KQ2 बाई बी। अब यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो पा रही है कि सरफेस ए का पोटेंशियल ज़्यादा, सरफेस बी का पोटेंशियल कम, मतलब VA मोर देन क्या भाई, VB। अब जब इनको आपस में कनेक्ट करेंगे तो एक बात तो होना तय, ए का पोटेंशियल और बी का ये आपस में गारंटेड इक्वल होना चाहेंगे। एक बात और यहाँ समझ सकते हैं हम लोग कि जिस बॉडी का पोटेंशियल ज़्यादा होगा और वो बॉडी कम पोटेंशियल की बॉडी से कनेक्ट है, तो चार्ज का फ्लो हमेशा हायर पोटेंशियल बॉडी टू लोअर पोटेंशियल बॉडी अंटिल पोटेंशियल ऑफ द बॉडी विल बिकम इक्वल। जब पोटेंशियल दो बॉडी का अलग अलग है और आप इनको आपस में कनेक्ट करोगे तो गारंटीड चार्ज का फ्लो ज़्यादा पोटेंशियल बॉडी से कम पोटेंशियल बॉडी की ओर होगा, और ये तब तक होता रहेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। सेम जो लैंग्वेज ना बहुत बेसिक से कि भाई ये पोटेंशियल ज़्यादा है कम है, तो VA बराबर क्या होना चाहिए, VB। हम ये मान लेते हैं कि चार्ज का फ्लो तो हुआ होगा, मान लेते हैं किसी इंस्टेंट पर चार्ज Q1 डेज यहाँ पर बचा, और यहाँ पर देखो पहले से ये बात हमको पता है कि चार्ज का फ्लो Q विल फ्लो फ्रॉम सेल A टू B। चार्ज का फ्लो कहाँ पर होगा भाई, A से B की तरफ होगा। तो इनिशियल चार्ज Q1 था तो हमने इसको Q1 डैश लिख लिया, बाहर पहले से कितना था Q2, अब Q2 प्लस Q1 डैश हो जाएगा ना, चूँकि चार्ज इससे फ्लो कर गया, तो Q2 प्लस Q1 डैश। अब तुम सोचो सरफेस ए का पोटेंशियल क्या अभी इक्वल हो पाया है ना, चेक करो क्या लिखा जाएगा। किसी स्टैंड पर सरफेस ए का पोटेंशियल कितना भाई, KQ1 डैश बाई इसकी रेडियस A प्लस, अब इस सरफेस का पोटेंशियल ए भी बनाएगा कितना, KQ2 प्लस Q1 डैश बाई B, और सरफेस बी का पोटेंशियल चेक करो क्या इक्वल हो गया होगा,
शायद देख लो एक बार इसको भी, के Q1 डैश बाई बी प्लस के Q2 प्लस Q1 डैश बाई बी, अभी भी ये इक्वल नहीं है, मतलब अभी भी ये वाला पोटेंशियल ज़्यादा, ये वाला पोटेंशियल कम है। तो चार्ज और भेजेगी सेल, और तब तक चार्ज भेजेगी अंदर वाली सेल जब तक दोनों का पोटेंशियल आपस में इक्वल ना हो जाए। अब सोचो इक्वल होने की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। इक्वल होने की पॉसिबिलिटी ये हो सकती है Q1 डैश, ये वाली चीज़ तो दोनों के लिए सेम है ना। अब ये सिमिलर है तो गारंटीड VA बराबर VB तभी हो पाएगा जब A बराबर किसके हो जाए भाई, B के, A बराबर किसके हो जाए, B के। लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या कि अंदर वाली सेल जो सिक्योर, ये मान लो अंदर वाली सेल और ये मान लो बाहर वाली सेल है, और जब आपने इनको वायर के थ्रू कनेक्ट किया तो अंदर वाली सेल फोल्ड करके बड़ी वाली सेल के बराबर हो गई, या बड़ी वाली सेल सिकुड़ करके छोटी वाली सेल के बराबर हो गई। क्या ऐसा पॉसिबल है? इस लाइन का तो यही मतलब है कि A बराबर B मतलब अंदर वाले के रेडियस बाहर वाले के रेडियस के बराबर हो गई, लेकिन ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। तो ये पॉसिबिलिटी तो गलत हो गई। अब क्या किया जाए, क्या किया जाए बोलो? कुछ ऐसा ज़रूर होगा, चूँकि एक बात बिल्कुल 100% डिसाइड हो चुकी, तय है कि भाई अंदर वाले सेल का पोटेंशियल बाहर वाले के बराबर। अब क्या किया जाए बोलो? एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, अच्छा पोटेंशियल बराबर होने की कंडीशन में एक चीज़ तो ये है कि अंदर वाली सेल का चार्ज बाहर वाली सेल के पास जा रहा होगा, तो यहाँ का पोटेंशियल कम होगा, यहाँ पोटेंशियल बढ़ेगा, लेकिन जो पोटेंशियल ये बाहर का बनाएगा वो यहाँ से लेके यहाँ तक सेम बनाएगा। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल बनेगा वो तो इसकी वजह से ज़्यादा ही रहेगा। देखो के Q1 डैश बाई ए, और इसकी वजह से कितना बन रहा, के Q1 डैश बाई बी बाहर। तो कुल मिला के किसी भी कंडीशन में यहाँ का पोटेंशियल से हमेशा ज़्यादा ही रहेगा जब तक यहाँ पर कुछ चार्ज बचा रहेगा। तो एक काम करते हैं, Q1 डैश को हम क्या मान लें, 0। अगर Q1 डैश 0 हो गया, Q1 डैश 0 हो गया तो ये चीज़ बराबर हो गई, हाँ 0 हो गया, और ये तो पहले से ही बराबर है। तो कंडीशन VA बराबर VB तभी हो पाएगी जब VA बराबर किसके हो जाए, हमारा VB के। मतलब क्या निकला कि अंदर वाली सेल ने अपना सारा चार्ज क्या किया, बाहर ट्रांसफ़र कर दिया। मतलब फाइनली फिगर कुछ ऐसा बन जाए कि अंदर वाली सेल ने अपना सारा चार्ज कहाँ भेज दिया, बाहर। तो बाहर वाली सेल के पास कुल चार्ज कितना आ गया भाई, Q1 प्लस Q2 टोटल, है ना। तो मतलब ये निकला कि यहाँ से कुछ चार्ज ट्रांसफ़र हुआ, लेकिन कितना, तो आंसर टिक करना है यहाँ पर कि इसने अपना सारा चार्ज क्या कर दिया, बाहर भेज दिया। अब इसके पास चार्ज कितना बचा, 0। अब सरफेस ए का पोटेंशियल पूछे चाहे सरफेस बी का, दोनों का सेम, कितना, VA बराबर कितना VB, और ये कितना, अंदर तो कोई चार्ज है नहीं, तो बाहर वाले की वजह से कितना बनेगा बोलना, के Q1 प्लस Q2 बाई में क्या, B। ये सेंटर से लेके सरफेस तक के सभी पॉइंट का पोटेंशियल ही रहेगा। तो इससे एक कंक्लूजन ये निकला कि जब ऐसा केस आएगा तो वहाँ पर अंदर वाली सेल अपना सारा चार्ज क्या करेगी, बाहर ट्रांसफ़र कर देगी। इसको नोट करो, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आज का लेक्चर काफ़ी बेहतरीन होने वाला है, तो आप हर क्वेश्चन को बहुत अच्छे समझिएगा। पोटेंशियल के जो कॉन्सेप्ट हैं वो चाहे किसी भी लेवल का हो, चाहे वो नीट का बच्चा हो चाहे जेई का, सभी कॉन्सेप्ट आज क्लियर होने हैं आपके। अब सेल पर ही क्वेश्चन हम लोग पहले कर लेते हैं। जैसे हमारे पास मान लो एक अगला केस है कि ये 2 सेल हैं, कंसंट्रिक हैं। अब लैंग्वेज हम बोलते जा रहे हैं, वही क्वेश्चन की लैंग्वेज आप लिखना चाहो तो क्वेश्चन की लैंग्वेज आप लिख लेना कि हमारे पास 2 कंसंट्रिक सेल हैं, ठीक है। अंदर वाले की रेडियस A, बाहर वाले की B, और हमने क्या किया, बाहर वाली जो सेल है ना, इसको हमने क्या किया, अर्थ से कनेक्ट कर दिया। जो सिंबल ना, इसको हम लोग कहते हैं अर्थिंग, ठीक है। अर्थिंग का मतलब होता है कि जिस पॉइंट पर अर्थिंग की गई उस पॉइंट का पोटेंशियल में से कितना होगा भाई, 0, ठीक है। मतलब एक तार लिया और हमने इसको अर्थ में ऐसे जोड़ दिया, तो उसको सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसे दिखाया जाता है। ये जो फिगर ऐसे बनाया था, इसका मतलब कि यहाँ से आपने, ठीक है। अब अंदर वाली सेल को हमने क्या किया, चार्ज क्यों दे दिया, अंदर वाली सेल को चार्ज क्यों दे दिया। तो हमसे पूछा कि यहाँ पर जो चार्ज डेवलप होगा, जो सरफेस अर्थिंग के थ्रू कनेक्ट है, अर्थ के थ्रू कनेक्ट है,
उस सरफेस का चार्ज कितना बना। अब इसको करते समय आपको सबसे पहले बिफोर अर्थिंग, अगर हम इसको अर्थिंग नहीं किए होते इस वाले पॉइंट को, तो ये चार्ज यहाँ पर पोटेंशियल कैसा बनाता भाई, प्लस का। सोचो, अब ये तो आपको हमने बताया कि अगर मान लो जैसे ही वाला केस था, यहाँ पे ये वायर हटा दी जाए तो अंदर वाले चार्ज के थ्रू यहाँ का पोटेंशियल कितना बनता, प्लस। अगर चार्ज प्लस होता तो, अगर ये चार्ज केवल अकेले हैं और यहाँ पर कोई चार्ज नहीं था जो हमने अर्थिंग किया था, ऐसे मान लो कि ये इससे पहले कुछ ऐसे रहा होगा, ये मान लो रेडियस ए बी है और बाहर वाले के आपने अर्थिंग कर दिया और यहाँ पर चार्ज क्यों है, यहाँ पर कोई चार्ज इनिशियल नहीं था, इनिशियल आप अर्थिंग हटा दो, ठीक है। तो ए और बी का पोटेंशियल बोलना, ए का पोटेंशियल कितना लिखा जाएगा, के क्यू बाई ए, और बी का पोटेंशियल कितना, के क्यू बाई बी, ये आ जाएगा। तो इतना प्लस का पोटेंशियल अर्थिंग करने के पहले बन रहा था, लेकिन जैसे आपने अर्थिंग किया तो यहाँ पोटेंशियल हो कितना गया भाई, ज़ीरो। ज़ीरो कैसे हुआ होगा, सोचो इस चीज़ को, क्योंकि पोटेंशियल पहले से प्लस का बन रहा था, फाइनली अब कितना बन रहा है, ज़ीरो। तो ऐसा होना तय है कि यहाँ पर जो क्यू डैश होगा गारंटीड, ये कैसा पोटेंशियल बनाएगा, माइनस का, चूँकि प्लस का तो पहले से ही बना रहा है, और क्यू डैश आकर क्या करे, माइनस का बनाए। और क्यू डैश किसने भेजा होगा, तो अर्थ ने भेजा होगा, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पर हमें क्या करना है, इस क्यू डैश का नेचर और इसका परिमाण, मैग्नीट्यूड, दोनों बताना है। तो सिंपल से देखो कॉन्सेप्ट ये है, इसको हटा रहे हैं यहाँ से। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि जिस सरफेस का चार्ज तुमको चाहिए, अर्थिंग वाले सरफेस का, वहाँ पर कुछ मान लो क्यू डैश है ना, और उस सरफेस का टोटल पोटेंशियल लिखो, ड्यू टू दिस चार्ज, ड्यू टू दिस चार्ज कितना, ड्यू टू क्यू कितना भाई, के क्यू बाई बी, और क्यू डैश के लिए कितना पोटेंशियल, के क्यू डैश बाई बी। अर्थिंग भले ही, अर्थिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो पॉइंट अर्थिंग वाला होता है वहाँ का पोटेंशियल हमेशा ज़ीरो, लेकिन हमने क्या किया, बी सरफेस का नेट पोटेंशियल लिख लिया। अब ये नेट पोटेंशियल कितना कर लिया जाए, ज़ीरो। ये कैसे लिखा गया है, इसको समझने के लिए आपको इसके पहले के लेक्चर एक बार देखना पड़ेगा, या फिर भी एक बार आपको बता दें, ये सरफेस का पॉइंट है तो इसके लिए पोटेंशियल सेंटर से लेकर सरफेस तक सेम होगा, के क्यू बाई बी। और यहाँ पर के क्यू बाई बी, इसके लिए बाहर का पॉइंट हो गया ना, तो बाहर का पॉइंट होगा तो के क्यू बाई बी होगा, और इसके लिए अभी भी क्या है सरफेस का, तो के क्यू डैश बाई बी हो जाएगा। देखो के क्यू बाई बी प्लस के क्यू डैश बाई बी बराबर ज़ीरो। तो हमें चाहिए क्या, क्यू डैश, तो के क्यू डैश बाई बी बराबर में माइनस का के क्यू बाई बी, के बाई बी ने के बाई बी को मार दिया, तो क्यू डैश देखो यहाँ से कितना आ गया तुम्हारा, क्यू डैश आ गया माइनस के, मतलब जो चार्ज अंदर वाली सेल पर है उसका जस्ट अपोजिट नेचर का बाहर वाली सेल पे आ जाएगा, ठीक है। अब इसी को बेसिस मान करके हम, जैसे मान लो अर्थिंग कहाँ पे किए थे, बाहर वाली सेल की ना, अब अर्थिंग करते हम लोग अंदर वाली सेल की, ठीक है। अर्थिंग किया हमने कहा कि भाई अंदर वाली सेल की, और अर्थिंग वाले पॉइंट को देखो कभी भी आप चार्ज नहीं देंगे, क्यों, क्योंकि अर्थिंग का मतलब है कि वो जो पॉइंट है ना अर्थ से कनेक्ट है, और अर्थ जो होता है ना उसको ऐसा माना जाता है कि बहुत बड़ा कंडक्टर, इतना बड़ा कंडक्टर है कि आप उसको कितना भी चार्ज खिला दो उसका पेट भरने वाला नहीं है। ऐसे तो कोई डायलॉग था, एक मूवी थी, कुछ नाम नहीं याद आ रहा हमें, तो उसमें विलेन कहता है ये मगरमच्छ, ये एक ऐसा जानवर है इसको कितना भी खिला दें पेट नहीं भरता। तो वो जो डायलॉग है ना वो कुछ ऐसे था कि जो अर्थिंग वाला पॉइंट होता है, मतलब कि अर्थ एक ऐसा बड़ा कंडक्टर है जिसको हम कितना भी चार्ज दे दें उसका पेट नहीं भरने वाला, मतलब कि पोटेंशियल में से कितना होगा, ज़ीरो। अब जिसका पेट हम लोग भर नहीं सकते तो फाइनली उसको चार्ज देने कोई फ़ायदा नहीं है, तो हम अर्थिंग वाले पॉइंट को कभी भी चार्ज नहीं देंगे। हमने क्या किया, ये जो बाहर वाली सेल ना इसको हमने चार्ज क्यों दिया, तो अंदर वाली सेल पे चार्ज मान लेते हैं क्यू डैश, जो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। फिर इसे मान लो अंदर की रेडियस ए है, बाहर की रेडियस बी है, तो आप एक बार इसको स्क्रीन पॉज कर लो, बाहर वाली सेल का चार्ज क्यू है, अंदर वाली सेल जो कि अर्थ से कनेक्टेड है, तो यहाँ का पोटेंशियल हमको बताना है, ठीक है। एक बार स्क्रीन पॉज कर लो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि जिस पॉइंट की अर्थिंग होती है तो उस पॉइंट का पोटेंशियल हमेशा कितना होगा भाई, ज़ीरो।
और नेट पोटेंशियल जहाँ पे अर्थिंग है वहाँ का नेट पोटेंशियल लिखो और उसको हमेशा किसके बराबर कर लो आप, 0 के। ठीक है, ये अभी नीट था, ये थोड़ा सा हल्का सा जेईई मेंस कह लो। ठीक है, उतना भी मतलब बहुत टफ नहीं कहा जा सकता है। तो चलिए बताइएगा आंसर आपका क्या बन रहा। चलो अच्छा, मैच करना है। जैसे मान लो सरफेस ए है, सरफेस बी है, सरफेस ए पर पोटेंशियल क्यू डैश कितना बनाएगा भाई? सरफेस ए का पोटेंशियल बोलो, सरफेस ए का पोटेंशियल के क्यू डैश बाई ए, जो कि इसके लिए सरफेस का है और इसके लिए कहाँ का है, अंदर का, और अंदर के सभी पॉइंट का पोटेंशियल सेंटर से लेके सरफेस तक का इक्वल होगा। नेट पोटेंशियल अर्थिंग वाले पॉइंट का लिखा और बराबर किसका कर लिया जाए भाई, 0 के। ठीक है, तो हमें चाहिए क्या, क्यू डैश, के क्यू डैश बाई ए माइनस के क्यू बाई बी, कैसे के उड़ा देते हैं। तो क्यू डैश हमारा कितना आ गया, देखो यहाँ से माइनस का क्यू इंटू ए अपॉन बी, ये क्लियर हुआ। तो ये भी मान लो कि नीट से हल्का सा, अब चूँकि नीट वाले बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं और इसको रट लेते हैं, ठीक है, इसको नहीं रटते हैं। अब इसमें नीट वाला टीचर भी क्या करता है, स्कूलिंग टाइप का जो कॉन्सेप्ट होता है कि भाई ये प्लस क्यू है तो इसके अंदर वाले सरफेस पे माइनस क्यू चार्ज आ गया, चलो अच्छी बात है, ये सही है। ड्यू टू इंडक्शन ऐसा चार्ज अंदर डेवलप होना तय है। ठीक है, और इंडक्शन के थ्रू टोटल चार्ज 0 होता है, तो जितना अंदर माइनस क्यू उतना ही क्या होगा, बाहर का प्लस क्यू आ जाएगा। ठीक है, और हम जानते हैं कि अर्थ एक बहुत बड़ा मतलब कंडक्टर है, जिसको हम कितना भी चार्ज खिला दें उसका पेट नहीं भरेगा। तो रिजल्ट ही निकलेगा कि जो अर्थिंग वाला पॉइंट है ये क्या करेगा, सारा प्लस क्यू चार्ज अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है, ऐसे सारा प्लस क्यू चार्ज खींच लेगा, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो सरफेस का प्लस क्यू चार्ज अर्थ ने खींच लिया, और एक कंडक्टर हमेशा अपना चार्ज कहाँ रखता है, आउटर सरफेस पे। ठीक है, तो अंदर का जो माइनस क्यू चार्ज हमारा वो कहाँ जाएगा भाई, बाहर आ जाएगा। तो आंसर यहाँ पर बिना कैलकुलेशन के हो गया कि अंदर वाला चार्ज कहाँ पर आ गया, बाहर आ गया। ये ऐसा क्वेश्चन, सिंगल ऐसा क्वेश्चन जहाँ पर आप ये बिना कैलकुलेशन किए आप इस सरफेस का चार्ज डायरेक्ट निकाल सकते हो। लेकिन अब यहाँ पर ये जो इंडक्शन का कॉन्सेप्ट है यूज नहीं कर पाओगे आप। बात समझ में आ रही है? जो ये कैलकुलेशन है यही आपको कॉन्फिडेंस दिलवाएगी, और इसकी हेल्प से ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, और इसी की हेल्प से आप इससे बड़े लेवल क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो कैसे किया जाएगा। अब अगला क्वेश्चन थोड़ा टफ लेवल का दे रहे हैं, देखते हैं कौन सा बच्चा इसमें ज़्यादा होशियार है ना। तो ईमानदारी से आप स्क्रीन पॉज करना एक बार इस क्वेश्चन के लिए, और एक बार ट्राई ज़रूर करना। जो भी आंसर है उसको फिर मैच करना, फिर आप अपनी गलती चेक करना। अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं आया तो आप अपनी गलती चेक करना कि आप गलत कहाँ पर हो रहे हो। अब एक बढ़िया क्वेश्चन दे, जैसे मान लो हमारे पास इस बार 3 कंसंट्रिक सेल है। ठीक है, ऐसे 3 कंसंट्रिक सेल है। अंदर वाले के रेडियस r मान लेते हैं, बीच वाले के रेडियस 2r मान लेते हैं, और बाहर वाले के रेडियस हमने मान लिया 3r। हमने क्या किया, ये मान लो सेल A है, सेल B है, और ये सेल C है। A और B को हमने B सेल को हमने क्या किया, अर्थिंग कर दिया, और A सेल को हमने क्या किया, एक वायर लिया और उस वायर को ऐसे जोड़ दिया। मतलब ये जो ऐसा सिंबल ना, इसका मतलब ये कि जो ये वायर ना इसके ऊपर से निकल गई, इसको नहीं टच कर रही है। ठीक है, वायर और अर्थिंग दोनों हमने ला दिया, और दोनों भी हमने सीखा है। अर्थिंग अलग पड़ा, और एक अंदर वाली सेल को बाहर वाली सेल से कनेक्ट करना वो हमने एक अलग केस पढ़ा था। आज की डेट में क्या है, दोनों को केस एक साथ हमने मिला लिया। तो ऐसा करते हैं कि ये मतलब तब की बात है। चलो अच्छा, ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ पे चार्ज पहले इसमें इनिशियल कुछ रहा होगा, ऐसे कुछ फिगर मान लेते हैं इनिशियल इसकी लैंग्वेज में, कि अंदर वाली सेल हमारे पास मान लो A है, ये B है, ये B C है, और A पर चार्ज मान लो Q है, B पर 2Q, और C पर माइनस का 4Q ऐसे। ठीक है, C पर माइनस का 4Q ऐसे। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसे बोली गई होगी इसमें कि B वाले को हमने अर्थिंग किया,
ए और सी को हमने क्या किया, आपस में तार के थ्रू जोड़ दिया। तो फाइनल इन सभी सरफेस का चार्ज बताओ। ऐसा करने के बाद इन सभी सरफेस का चार्ज, इनिशियल फिगर ये आप बना लेना कि इनिशियल जो चार्ज सरफेस का सभी सेल का वो ये दे रखा है। अब हम मान लेते हैं कि आफ्टर कनेक्टिंग सरफेस ए सरफेस बी, चार्ज ए का हमने मान लिया क्यू ए और बी का मान लिया हमने क्यू बी, सी का मान लिया क्यू सी। तो हमें कुल मिला के ये सब अरेंजमेंट करने के बाद ए सरफेस का, बी सरफेस का, सी सरफेस का चार्ज याद करना है। चलो समय तुम्हारे पास है 2 मिनट का, ठीक है। 2 मिनट मतलब स्क्रीन पॉज कर लो, 2 मिनट ही टाइम लेना, उसके बाद फिर आप अपना आंसर मैच करना। चलिए देखिए अब अपना आंसर मैच करना भाई। एक बात तुमको ये पता है कि जिस सेल को हमने तार के थ्रू आपस में कनेक्ट किया है तो उस सेल का चार्ज पूरा का पूरा बाहर वाली सेल पे आ जाता है, ठीक है। तो अगर हमने ए और बी को आपस में कनेक्ट किया होगा तो ए का सारा चार्ज कहाँ पहुँच जाएगा, सी के पास। ए का सारा चार्ज कहाँ पहुँच जाएगा, सी के पास, ठीक है। ए के पास कोई चार्ज नहीं रहेगा अब, है ना। तो क्यू ए तुम सबसे पहले लिख लेते हैं 0। ए का सारा चार्ज कहाँ जाएगा, सी के पास। अब बताना सी का चार्ज कितना हो गया होगा। पहले से इसके पास कितना था, -4Q, और ए का चार्ज जब बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, -4Q + Q, मतलब कि -3Q। सेल ए का चार्ज 0 होगा, सेल सी का चार्ज -3Q। अब जब तुमने इसको अर्थिंग कर दिया तो यहाँ पर पहले चार्ज कितना था बताना, 2Q। यहाँ पर पहले चार्ज कितना था, 2Q। और जैसे अर्थिंग करोगे तो अर्थिंग के बाद यहाँ पे जो पोटेंशियल है कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। तो ये बताना B का पोटेंशियल कितना होगा, बोलो। B का पोटेंशियल, अब Q ए तो 0 हो गया तो इससे कोई पोटेंशियल का मतलब नहीं रह गया। तो हम लिख लेते हैं KQB बाई दूरी कितना है, 2R, ठीक है। सी वाले चार्ज के द्वारा पोटेंशियल कितना, KQC। बाई में इसके लिए देखो अंदर का पॉइंट है ना, तो सेंटर से लेकर सरफेस तक पोटेंशियल सेम कितना होगा, बाई में 3R। और बराबर में क्या लिख लिया जाए बताओ, 0। तो KQB और QB है कितना, QB ये हमें कैलकुलेट ही करना वैसे तो, बाई 2R प्लस KQC, QC कितना, -3Q, तो यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा, माइनस का K3Q बाई में 3R, ठीक है। अब हमेशा ये ना कहना कि भाई अर्थिंग वाले पॉइंट का पोटेंशियल हमेशा जो चार्ज होता है वो हमेशा निगेटिव वाला होता है, ऐसा नहीं है। अब ये जो चार्ज है ना -4Q है, ठीक है। अब इसको +4Q लिखते हैं तो गारंटीड B का चार्ज निगेटिव आता। तो आप इतना सीखो, सीखने के बाद एक क्वेश्चन खुद बना लेना। जैसे यहाँ पर हमने -4Q माना है, यहाँ पर Q, यहाँ पर 2Q, तुम इसको कुछ अलग लिख लेते हैं, ठीक है। 1 मिनट, यहाँ पर इसको जो है ना स्मॉल q लिखते हैं हम लोग, +2Q। तो आप इसको जो है ना माइनस को प्लस, ये प्लस इसको माइनस, इसको चाहे माइनस प्लस जो भी लिखना चाहो, ठीक है, तरीका ही रहता हमारा। तो लेफ्ट हैंड साइड आएगा KQB बाई 2R बराबर क्या, K3Q बाई 3R, ठीक है। तो K बाई R दोनों साइड से ख़त्म, 3 से 3 ख़त्म, ठीक है। तो QB कितना हो गया बताओ, ये हो गया Q। अब पहले से चार्ज इस B वाले सरफेस पे कितना था, 2Q। तो अब कितना बचा है, Q, मतलब कि Q चार्ज कौन खा गया, अर्थ। क्यों खाई, ताकि यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है। अब कुछ डाटा तुम अलग रखो, -4Q को +4Q लिख लो, कुछ भी डाटा रख लो, आपका तरीका जो है ना यही रहेगा सिमिलर, ठीक है। इसको भी नोट करो। अब कुछ देखो छोटे छोटे चुटकुले, बट हर एक वैरायटी के न्यूमेरिकल हमें करने हैं, तो उनको देखते जाओ। जैसे क्वेश्चन आपको नीट में या फिर जेईई मेंस में से पूछे कि जैसे हमारे पास मान लो एक सेल है, ठीक है, एक छोटी सेल एक बड़ी सेल, छोटी सेल की रेडियस मान लो R/2 है, ठीक है, और ये R/2 लिखा हमने, और इसको हमने चार्ज किया बाय द हेल्प ऑफ V वोल्ट। इसको हमने किससे चार्ज किया, V वोल्ट से।
और एक दूसरी सेल है, थोड़ा बड़ी सेल है, इसके रेडियस हमने मान लिया r है, ठीक है, और इसको चार्ज किया हमने v/2 से। फिर कहा जो छोटी वाली सेल है बड़ी वाली सेल के अंदर रख दिया, और ऐसे रखा ताकि इन दोनों का सेंटर कॉमन, मतलब कंसंट्रिक, ऐसा क्वेश्चन में लिखा होगा, ठीक है। ऐसे फिगर फाइनली बन गए होंगे। अब इसके बाद ये कहा गया कि इनके सरफेस का जो पोटेंशियल का डिफरेंस है ना वो बताओ। तो ये इसका नाम A, इसका नाम B है, इनके सरफेस के पोटेंशियल का डिफरेंस है ना। अब कुछ लोग कॉमन सेंस ये यूज़ करेंगे, भाई अंदर वाले का v है, बाहर वाले का v/2 है, तो इनका अंतर कितना हो गया, v माइनस v/2, दैट इज़ v/2, जो कि गलत आंसर, ठीक है। थोड़ा कॉन्सेप्चुअल, ऐसा भी नहीं कि सिंपल है कि यहाँ पर v है, इसके सरफेस का v और इसके सरफेस का v/2, तो इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, v माइनस v/2, दैट इज़ v/2, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। समझ में आ रही बात। इसको किया कैसे जाए, हम ये मान लेते हैं कि इसको v वोल्ट से आपने चार्ज किया तो इसके सरफेस का चार्ज बन गया Q1, और यहाँ पर इसके सरफेस का चार्ज मान लो है Q2। Q1 कैसे निकाला जाए, तो हमारे पास इसके लिए फार्मूला क्या होता है भाई, KQ/R, ठीक है। तो इसकी रेडियस कितना है R/2, और इसके सरफेस का पोटेंशियल कितना था V/2, तो बराबर क्या लिख लें बताओ, KQ2/R। तो यहाँ पे चार्ज मान लो Q1 और यहाँ पे Q2, ये A सरफेस है और ये B सरफेस है। तो बताना, ये हम जानते हैं कि जो सरफेस A का पोटेंशियल है उसको लिखना हम लोग सीख चुके थे, KQ1 रेडियस प्लस KQ2 इसकी रेडियस, है ना। रेडियस इसका कितना है R/2, तो KQ1/R/2 प्लस KQ2/R, ठीक है। ऐसे VB आप लिखो, VB कितना हो जाएगा हमारा, KQ1/R प्लस KQ2/R, और आप जब इनका डिफरेंस लोगे तो उसमें ये चीज़ तो पहले से बराबर है, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो फाइनली यहाँ से VA माइनस VB, ये हमसे पूछा है तो कितना आ जाएगा बताना, ये आ जाएगा हमारा KQ1/R, ये बाई का देखो R/2 का 2 ऊपर जाएगा, माइनस KQ1/r। अब तुम्हें करना है क्या, इसमें तुम्हें ये करना है कि जो Q1 है उसको रिप्लेस कर लो भाई, हाँ, क्योंकि आंसर हमारा इन टर्म्स ऑफ V आना चाहिए। तो देखो V1 और जो है ना क्या कह रहे हैं इसको Q1 को रिप्लेस करने का इंतज़ाम ऊपर दे रखा है, V बराबर KQ1/R, R/2। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं बताना, V/2 बराबर KQ1/R, ठीक है। बाई का 2 देखो ऊपर गया होगा, फिर इसको नीचे भेजो तो KQ1/R। अब यहाँ से क्या चीज़ कॉमन है बताओ, KQ1/R, तो VA माइनस VB बराबर कितना लिख लें भाई, इसमें से बताना कितना बन जाएगा भाई, 2KQ1/R। तो KQ1/R ये हम कॉमन ले लेते, अंदर क्या बचा, फाइनली 1 बचेगा तो उसको नहीं लिखते। और KQ1/R गलती से जो डिफरेंस है ना, V और V/2 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, V/2 आ जाएगा, उसके बराबर आ रहा। लेकिन अब ऐसा ना करना है, इसको रट लेना। अब जैसे मान लो क्वेश्चन में तुम ये सोचो कि यार ये जो है ना तुक्का बाजी इसमें लगाई जा सकती है कि डिफरेंस जो है ना कितना बनेगा, V माइनस V/2, दैट इज़ V/2, लेकिन फिर आप धोखा खा जाओगे। अगर हम इसको देखो V/2 से चार्ज करें, इसको एक बार नोट कर लेना, ठीक है, हम इसे थोड़ा चेंज कर रहे हैं। अगर हम इसको V/2 से चार्ज करें और इसको V से चार्ज करें, ये V/2 से चार्ज किया और इसको V से चार्ज किया, देखो सेम चीज़ लिखी जाएगी। अब यहाँ पर क्या आएगा तुम्हारा V/2, है ना, ये जो है ना V/2 लिखा जाए इसको, और बाई का 2 ऊपर गया, फिर 2 नीचे आएगा, तो फाइनली यहाँ पर क्या बन जाएगा V/4। अब V/2 और V का डिफरेंस V/2 आएगा, लेकिन आंसर क्या बनेगा इसका, देखो KQ1/R फिर से बनेगा, तो इस KQ1/R की जगह पर क्या लिख लें, V/4।
तो इसको रटना नहीं कि मतलब कि जो डिफरेंस पहले से हमको दिख जाएगा, जैसे v है v/2, इनका डिफरेंस v/2 है, फिर अंदर वाले को हमने v/2 से चार्ज किया, बाहर वाले को v से चार्ज किया। हालांकि देखो इसको हम किसी से भी चार्ज करें, इस वाली सेल को हम किसी से भी चार्ज करें, ये कहीं पर कैलकुलेशन में आ ही नहीं रहा। और ये बात हम पहले जानते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इन सभी केस का आउटर सरफेस के चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, ऐसे नीट में क्वेश्चन आते हैं चुटकुले टाइप, तो इसको नोट कर लो। बाकी एक बढ़िया क्वेश्चन आपको और करवा दे रहे हैं। देखो जैसे सेल पर तो वैसे इतने ही क्वेश्चन बना सकते हैं हम लोग, वैसे और भी टफ क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन फिर वो जो है ना लेवल बहुत ऊपर हो जाएगा। बाकी वैसे इनसे भी हम लोग कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो लेक्चर को हम बहुत ज़्यादा नहीं बड़ा बनाते हैं, ना ही बोरिंग बनाते, क्योंकि बच्चों को जो है ना ज़्यादा अच्छी पढ़ाई पसंद भी नहीं होती। उनको क्या ना कि चुटकुले टाइप, फिर जो टीचर इंटरटेन करे थोड़ा सा, है ना, इंटरटेन होना चाहते हैं आप लोग। जो आपको जोक सुनाए, फिर यहाँ पर फाइनली आपके सामने डांस करें, कुछ वैसे जो कमेंट ना वो करे, तो वो जो है ना आपको थोड़ा सा इंटरटेनिंग क्लास लगती है। लेकिन वो क्या है ना कि फिर वो आपका जो टाइम है ना वो यूज़ तो हो रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपका जो है ना फ्यूचर अंधकार में जा रहा। तो हमें कुल मिला के ईमानदारी से काम करना है। ठीक है, इसमें ये नहीं कि आपको बनाए रखने के लिए, है ना, थोड़ा सा आपको जो चाहिए मिर्च मसाला वो आपको दिया जाए, तो वैसा हम नहीं करेंगे। चलो जैसे मान लो हमारे पास कुछ बढ़िया लेवल के न्यूमेरिकल, जैसे मान लो एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग गई है। ठीक है, और इस रिंग के सरकमफ्रेंस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, इसकी रेडियस मान लो r है, और ये है इसका एक्सेस। यहाँ पर एक चार्ज हमने रखा Q0 और इसका मास m है। ठीक है, ये यहाँ पे रुका हुआ है। ठीक है, ये जो है ना डिस्टेंस हमारा r√3 है। चार्ज Q0 पर इस रिंग के थ्रू फोर्स कहाँ लग जाएगा? अलोंग द एक्सिस। तो अभी क्या था कि इसको हमने ऐसे पकड़ रखा था, जैसे हमने हाथ हटाया, रिलीज़ किया, तो इस पर एक फोर्स लग जाएगा। फोर्स क्या करेगा? इस पर एक एक्सेलरेशन, वेलोसिटी ऐसे बढ़ती चली जाएगी। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि जो Q0 चार्ज है अलोंग द एक्सिस ऑफ रिंग जब मूव कर रहा होगा, तो जब ये सेंटर से r√8 डिस्टेंस पर पहुंचा होगा, तो इसकी रफ्तार कितनी हो गई? क्वेश्चन हमारा समझ गए होंगे आप। r√3 पर Q0 चार्ज रिलीज़ किया गया जो, और जब ये अलोंग द एक्सिस मूव करेगा तो r√8 डिस्टेंस पर इसकी रफ्तार कितनी हो जाएगी। ठीक है, चलो स्क्रीन पॉज करना और इसको एक बार ट्राई करना आप। चार्ज ऑफ रिंग हमने मान लिया कि वो बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस होने जा रहे हैं। ठीक है, चलो आंसर मैच करना भाई। हिंट आपको पहले से बता दें, जैसे हमारे पास कोई चार्ज रिंग Q है, रेडियस इसका a है, और अलोंग द एक्सिस पॉइंट P है x डिस्टेंस पर, तो इसका जो पोटेंशियल होता है यहाँ के लिए क्या होता है फार्मूला भाई? ये होता है KQ/√ऑफ x² प्लस a²। ये फार्मूला यूज करना तुम्हें। ठीक है, ये हिंट में आपको मिल जा रहा है कि आप ये फार्मूला यूज करोगे। ये मान लो पॉइंट ए हमारा, ये पॉइंट बी है। पॉइंट ए का पोटेंशियल कितना लिखा जाए बोलो? अरे बोलो, पॉइंट ए का पोटेंशियल कितना? KQ बाई में x डिस्टेंस एक्सिस से कितना? r√3, और a का मतलब रेडियस, तो हम पहले रेडियस लिख लेते हैं r² प्लस r√3 के स्क्वायर। ठीक है, r√3 के स्क्वायर करेंगे तो 3r² प्लस r² दैट इज़ 4r²। ठीक है, और इसका अंडर रूट तो फाइनली कितना बन जाएगा? 2r। तो v कितना बन गया भाई? KQ/2r। बताना b का पोटेंशियल। बस अंतर क्या होगा कि यहाँ पर जो √3r का स्क्वायर किया वो √r का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। कितना बन गया बताना? KQ/r², और इसका स्क्वायर करें तो फाइनली यहाँ पर 8r² अंडर रूट, और ये 3r हो जाएगा ना। वे भी हमारा आएगा यहाँ से KQ/3r। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? चार्ज की रफ्तार जब ये B पॉइंट पर पहुँचा। अब इसमें अप्लाई क्या करना तुम्हें? वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या होता है वर्क एनर्जी थ्योरम? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस
वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो है नहीं यहाँ पे, ये कितना है भाई 0। केवल यहाँ पर क्या कंजर्वेटिव फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा कंजर्वेटिव फोर्स, और वो फोर्स भी कैसा वेरिएबल, तो हम F इंटू डी कॉस थीटा वो नहीं कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास कैलकुलेशन वर्क डन का एक और होता है WAB, अगर हम जानते हो थोड़ा सा, तो WAB क्या था Q नॉट इंटू, अब बाई एक्सटर्नल फोर्स वर्क होगा, उसमें फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल पहले और इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल बाद में। ये जब एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन हम लोग ढूंढेंगे, और जब इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क होगा ना, तो फाइनली यहाँ पर जो चार्ज डिस्प्लेस होगा इनटू इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस फाइनल पॉइंट का। ठीक है, ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखें बताओ, चार्ज हमारे पास क्या है Q नॉट, और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स मतलब पोटेंशियल आप पॉइंट A माइनस पोटेंशियल आप पॉइंट B बराबर क्या लिख लें बताना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और ये है कितना भाई इनिशियल 0। अब ये डिफरेंस कितना है यहाँ पे देख लो, KQ/2R माइनस KQ/3R कितना बन जाएगा, KQ/6R है ना। तो अब इतना गुणा भाग हम लोग नहीं करेंगे ज़्यादा, तो इसको हम लिख सकते हैं KQ/6R बराबर कितना भाई हाफ mv², ये 2 से 3 बन जाएगा, m मल्टीप्लाई कर लो तो वेलोसिटी कितना आ गई यहाँ देखो, v आ जाएगा हमारा Q नॉट बाई 3mR अंडर रूट। तो पोटेंशियल में देखो वर्क डन भी आ गया, पोटेंशियल भी आ गया, वर्क एनर्जी थ्योरम भी आ गया। तो ये JEE मेंस टाइप न्यूमेरिकल होते हैं। ठीक है, इसको नोट करिए। तो ये देखो रिंग पर बेस क्वेश्चन हो गया, और कुछ इससे भी अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल और किए जाएंगे। देखो जैसे एक टॉपिक हमने कवर किया था डाइलेक्ट्रिक स्फीयर, चार्ज डाइलेक्ट्रिक स्फीयर के थ्रू पोटेंशियल। ठीक है, पहले फार्मूला जो हमें यूज़ करना वो आपको बता दें, छोटा सा हिंट दे रहे हैं। जैसे यहाँ का हमें पोटेंशियल R लेस देन कैपिटल R का पोटेंशियल कैलकुलेट करना था, तो ये कितना था, V बराबर बताओ, ये था KQ/R क्या था 3/2 माइनस स्मॉल r²/2 कैपिटल R²। ये फार्मूला यहाँ पर यूज़ करना है। सेंटर के लिए फार्मूला क्या बन जाता है, K3Q/R, K3KQ/2R, सेंटर पे स्मॉल r 0 हो जाएगा। अब इस पर क्वेश्चन कैसे पूछे, जैसे मान लो हमारे पास एक ऐसा डाइलेक्ट्रिक स्फीयर है और इसके सेंटर के लॉन्ग, डायमीटर के लॉन्ग एक सुरंग खोदी गई। सुरंग जानते हो ना, छोटी सी एक पतली सी, बिल्कुल जैसे कैपिलरी ट्यूब में जो पोर्स होते हैं ना, उतनी महीन यहाँ पर एक छोटी सी। ठीक है, हालांकि फिगर हम थोड़ा बड़ा बनाते हैं, नीचे से क्लियर होगा नहीं आपको। इतनी पतली हमने एक सुरंग यहाँ पर बनाई, और इसमें चार्ज ऐसे मान लो है +Q। ठीक है, इस पे चार्ज मान लो है +Q, और हमारे पास एक चार्ज मान लो Q नॉट, ठीक सरफेस पे। ठीक है, अब इस Q नॉट चार्ज को सरफेस से इसके सेंटर तक, Q नॉट चार्ज को सरफेस से सेंटर तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा वो कितना होगा। ठीक है, सरफेस का पॉइंट हमने A मान लिया, और जो सेंटर वाला वो मान लेते हैं, इसकी रेडियस मान लो कैपिटल R। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q नॉट फ्रॉम सरफेस टू O, मतलब WAO, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, उसका जो लैंग्वेज है ना वो अभी हमने लिखा था, ऐसे हमने WAB लिख लेना है। तो WAB का मतलब क्या, जिसको लेके जाएंगे वो, और जहाँ पे लेके जाना वो पहले, जहाँ से लेके आना वो बाद में। ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होता है।
ठीक है। तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, मतलब ये फार्मूला यूज़ करना है। अगर ए से बी जा रहे हैं क्यू नॉट लिखो, और जहाँ पे जाओगे वहाँ का पोटेंशियल पहले और जहाँ से लेके आएंगे वहाँ का पोटेंशियल बाद में। बताओ जल्दी आंसर क्या होगा इसका। चलो WAO मतलब जिसको लेके जाना है क्यू नॉट, कहाँ लेके जाना है भाई, सेंटर पे, VO माइनस VA। अब VO मतलब सेंटर का पोटेंशियल बताओ कितना हो जाएगा। सेंटर के लिए हमारा फार्मूला बन जाएगा 3KQ/2R, तो Q नॉट इंटू 3/2 KQ/R माइनस सरफेस का पोटेंशियल बोलो, ये बन जाएगा तुम्हारा KQ/R। अब देखो वर्क डन हमारा कैसा बनेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव क्यों बनेगा, ये Q नॉट प्लस है और ये भी कैसा है प्लस। और जो चार्ज है ना Q नॉट कभी भी सेंटर की तरफ नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि इस पर एक रिपल्सिव फोर्स बाहर लग जाएगा, अवे फ्रॉम द सेंटर इस पर एक रिपल्सिव फोर्स लग जाएगा। तो इस सेंटर पे जाना नहीं चाह रहा, हम इसको लेके जाना चाहते हैं। तो हमें वर्क कैसा करना पड़ेगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, तो हमें करना पड़ेगा पॉजिटिव। तो आप इसको चेक करो, गारंटीड आंसर आपका पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो फाइनली कितना बन जाएगा, देखो ये 1/2 मतलब कि Q नॉट बाई 2R, ये हमें लेके जाने में इतना वर्क करना पड़ेगा। अगर वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड हम चेक करें, तो जितना हम पॉजिटिव वर्क करें ना उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव। क्यों निगेटिव वर्क आएगा इसका, क्योंकि ये जो फील्ड होगी ना इस स्फीयर की, वो कहाँ बनेगी, बाहर, और इसको हम अंदर ले जा रहे हैं, मतलब कि फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट इसको ज़बरदस्ती लेके जाया जा रहा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स अप्लाई करेगी डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट, तो वर्क डन कैसा हो जाएगा, निगेटिव। तो जितना आपने पॉजिटिव वर्क किया है उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव वर्क करेगी, माइनस का Q नॉट बाई 2R, ठीक है। अब इसमें और क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, ये थोड़ा सा है कॉन्सेप्चुअल। अब ये क्वेश्चन जो है ना जेई में आते हैं, नीट में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। वैसे अभी तक तो नहीं पूछा नीट वाला, लेकिन अब इसमें क्या कोई वैसे बहुत टफ तो कैलकुलेशन है नहीं कि भाई इंटीग्रेशन करना है ना। अगर बहुत ज़्यादा टफ कैलकुलेशन हो तो कह सकते हैं कि नीट के लेवल का नहीं है, बट फिर भी अभी तक तो नहीं पूछा है, लेकिन पूछ सकता है। तो हमें तैयारी ऐसी रखनी है कि हमारे पास किसी भी लेवल का क्वेश्चन आवे और हम उसको कर ले जाएँ, क्योंकि अब देखो पेपर जो नीट वाले बच्चे भी हैं वो अपना जो दायरा ऐसे बना के बैठे थे कि हमें केवल इतना ही पढ़ना है। तो उन बच्चों का जो पेपर ना ये जो अभी टाइम चल रहा है 2025 चल रहा, और इस सत्र जो पेपर आया था वो काफ़ी टफ हो गया था फिजिक्स का, ठीक है। तो इससे पहले जो पेपर थे वो पेपर बहुत आसान बन रहे थे, बच्चों को लगता है कि भाई इससे ऊपर का क्वेश्चन कभी आएगा ही नहीं। पेपर में अचानक से, हालांकि वैसा बहुत टफ नहीं था कॉन्सेप्चुअल, लेकिन बच्चे ने को अपना जो दायरा कहते हैं बाउंड्री ना, बाउंड्री बना लिया था कि हमें जो है ना नीट में सिर्फ इतना ही पढ़ना है, और पेपर थोड़ा बढ़िया आ गया, बच्चा ढेर हो गया। जेई में ऐसा नहीं होता, जेई में बच्चा अपने आप को ऐसा मान लेता है यहाँ से कि भाई पेपर मेरा जो भी बनेगा ना उसका कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई इसकी बाउंड्री नहीं है, तो अपने आप को एक्सपोजर देता है, कितना भी डिटेल में तुम चले जाओ। कि नीट वाले बच्चे को थोड़ा सा अगर आपने लेवल दे दिया ना, बच्चा बिल्कुल फैल जाता है, कहता गुरुजी हमसे ना हो पाएगा, ठीक है। और फिर वही बच्चे क्या होते हैं, फिर 2 साल 3 साल पंचवर्षीय योजना बना लेते हैं। नीट जो कि 1 साल में क्रैक कर सकता है बच्चा, उसको 5 साल लग जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नीट में बहुत ज़्यादा टफ पेपर नहीं बनता है। ये तुमको टफ लगता है, लेकिन इसको भी टफ नहीं समझो, बहुत आसान होता है ये सब्जेक्ट। बस अब आप इसमें जो डर है ना उसको दूर करो। और डर दूर कैसे होगा, ऐसे कुछ लेवल के न्यूमेरिकल कर लो आप, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया, भाई हमारे पास जो नॉलेज ना, जो नीट ना उससे कई गुना ज़्यादा है। तो फिर होगा क्या कि आपके सामने नीट वाला पेपर भी बहुत आसान साबित होगा, और आप आसानी से एक ही बार में, एक ही अटेम्प्ट में नीट क्रैक कर सकते हैं। चलो इसमें और क्या वैरायटी क्वेश्चन की बन सकती है। एक क्वेश्चन ऐसे बनाया गया है इसमें, जैसे मान लो Q नॉट चार्ज है, इसका मास m है, ठीक है। अब ये बताओ ये सेंटर की तरफ खुद जाना चाह रहा क्या, नहीं जाना चाह रहा। हमसे क्वेश्चन ये पूछा इसमें कि Q नॉट चार्ज को मिनिमम कितनी रफ्तार से सेंटर के अलोंग फेंका जाए, ताकि ये जो है ना इस सरफेस से इसका जो अपोजिट साइड का सरफेस ना उधर साइड ही निकल जाए। मतलब यहाँ से इसको फेंको तो ये जो है ना इस A पॉइंट से जस्ट फेंकने पर ये B पॉइंट तक पहुँच जाए। मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड
so that the charge q naught should be projected along the diameter from point A and it just reach the point B, पॉइंट बी तक जस्ट पहुंच जाए। ठीक है, तो समय आपके पास है 1 मिनट का, आप इस क्वेश्चन को ट्राई करो। ठीक है, ये जो है क्वेश्चन इसको नोट कर लिया होगा। दूसरा क्वेश्चन फिगर बनाना है, इसमें एम क्यू नॉट, इसको हमें क्या करना है, एक मिनिमम वेलोसिटी प्रोवाइड करनी है। हमने मान लिया वी मिनिमम। ठीक है, इस वी मिनिमम की हेल्प से इसको ए से फेंका जाए और ये कहाँ पर पहुँच जाए, इसके जस्ट अपोजिट एंड में। ठीक है, चलो समय आपके पास है 2 मिनट का। कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बस क्या ना कॉन्सेप्ट इसमें बढ़िया अच्छा खासा है। ठीक है, अब ये बताओ तुम, इस क्यू नॉट को यहाँ से फेंकना है, तो फेंकने के बाद ये जब सेंटर की तरफ आएगा, चूँकि हम जानते हैं देखो इस स्फीयर की जो फील्ड होगी ना हमेशा किसी पॉइंट पर अवे फ्रॉम द सेंटर, चूँकि प्लस चार्ज है, और अगर इधर से हम फेंक रहे थे तो यहाँ पर जो फील्ड होगी ना वो अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे, तो फील्ड पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स कहाँ लगाएगी, फील्ड के डायरेक्शन में। तो जब ये सेंटर की तरफ आएगा ना तो फील्ड क्या करेगी, इसको बाहर की ओर फेंक रही होगी। समझ में आ रही बात, सेंटर तक फील्ड इस पर फोर्स कहाँ लगाएगी, अपोजिट टू इट्स वेलोसिटी, अपोजिट टू इट्स वेलोसिटी। और जैसे सेंटर पर पहुँच गया तो उसके बाद तो भाई साहब तुम्हारा काम कौन कर देगा, ये चार्ज ये स्पेयर कर देगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से जब ये सेंटर तरफ जाएगा तो फोर्स इसकी वेलोसिटी घटाएगा, और जैसे सेंटर पर जस्ट पहुँच गया ना और हल्का सा 0.001 मिलीमीटर अगर सेंटर से आगे निकल गया ना, तो यही जो फोर्स इसको रिटार्ड कर रहा था ना, अब यही फोर्स इसको क्या करेगा, एक्सलेट करेगा। और एक्सलेट किया तो फाइनली यहाँ के बाद तो तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता है ही नहीं, ये ऑटोमेटिक यहाँ से उठ करके यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो हमें कुल मिला के बी तक इसको नहीं पहुंचाना, हमें कहाँ तक पहुंचाना है, ए तक। अगर ए तक ओ तक, हमें बी तक नहीं पहुंचाना, कहाँ तक पहुंचाना है, ओ तक। अगर ओ तक पहुंचा दिया तो उसके बाद का काम हमारा ये खुद इलेक्ट्रिक फोर्स कर देगा। अब बच्चा क्या करेगा ना, वो ए पॉइंट कंसीडर करेगा और बी पॉइंट कंसीडर करेगा। ठीक है, और रिजल्ट क्या निकलेगा, कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा उसका। लेकिन तुम्हें बी तक लेके जाना है क्यों, अब अगर सभी पॉइंट पर फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में ही लग रहा हो तो हमें इसको एक मिनिमम वेलोसिटी जो देना है ना वो घटते 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 यहाँ बी पर 0 हो। लेकिन घटने वाली वेलोसिटी तो केवल यहाँ से यहाँ तक है ना, और इसके बाद तो इसकी वेलोसिटी बढ़ना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि फोर्स अपनी डायरेक्शन क्या करेगा, रिवर्स कर लेगा। ठीक है, तो हमें इसको पहुँचाना कहाँ तक, केवल ओ तक। अब हमें देखो एक फार्मूला अप्लाई करना है, वर्क एनर्जी थ्योरम, वो कॉन्सेप्ट यूज करना है। क्या होता है भाई, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स बराबर क्या लिखें, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो है नहीं यहाँ पे ना, एक्सटर्नल फोर्स जिसको कहते हैं वो भी नहीं यहाँ पे, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है नहीं। तो कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू जो वर्क होता है, चार्ज जिसको हमने फेंका है क्या है, क्यू नॉट, इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस फाइनल पॉइंट का, फाइनल पॉइंट हमारा ओ है कि बी है भाई, तो ओ है, बराबर क्या लिख लें, फाइनल इसको जस्ट ऊपर पहुंचाना, मतलब इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो कितनी जाए, 0 के बराबर। ठीक है, अब बताना वी ए कितना, सरफेस का पोटेंशियल बोलो के क्यू बाई कैपिटल आर, सेंटर का पोटेंशियल बोलो 3/2 के क्यू बाई कैपिटल आर, बराबर ये 0 और फाइनल और इनिशियल हाफ एम बी स्क्वायर, लेकिन माइनस साइन यहाँ पे रह जाएगा हमारा हाफ एम बी स्क्वायर। अब देखो इधर निगेटिव आएगा और ये निगेटिव वो निगेटिव आपस में खत्म, तो कितना बन जाएगा हमारा, देखो माइनस का, इधर माइनस का क्यू नॉट बाई 2r बराबर कितना भाई, माइनस का हाफ एम वी स्क्वायर। कुछ खत्म होगा, हाँ ये 2 से दौड़ा दो, तो v कितना आ गया बताना, v आएगा हमारा m से डिवाइड कर लो इसको, क्यू नॉट बाई m अंडर रूट, ये मिनिमम वेलोसिटी हो गई। अब इसमें देखो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन, बस क्या है ना कि तुम्हें वर्क एनर्जी पावर का जो कॉन्सेप्ट है, वर्क एनर्जी थ्योरम वो यूज़ करना है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक का वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स
चार्ज इनटू इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल। इसको नोट करिए जल्दी से। अब देखो, जैसे मान लो क्वेश्चन थोड़ा सा एग्जामिनर समझ गया कि भाई यहाँ तक तो शायद पढ़ लिया हो बच्चा, या ऐसा कोई कॉन्सेप्ट उसको पता हो, तो उसने क्या किया, थोड़ा सा चेंज क्या किया उसने, जो सुरंग बनाई वो डायमीटर के लॉन्ग ना बना करके थोड़ा सा ऊपर बना दिया। ठीक है, सेंटर मान लो यहाँ पर कहीं, और ये कितना ऊपर बनाया, मान लेते हैं ये बनाया r/√2 ऊपर, सेंटर से r/√2 ऊपर। और फिर से हमने क्या किया, यहाँ पर हमारे पास मान लो एक प्लस Q0 चार्ज है और इसका मास m है। इसको फिर से हमने क्या किया, v वेलोसिटी दिया, और v का एक मिनिमम वैल्यू यहाँ पर डिसाइड होगा जिससे ये इस सरफेस से इंटर करे और इस सरफेस तक पहुँच जाए। अब अगर दिमाग है, भगवान ने दिमाग दिया है, तुम इसको एक बार पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा मतलब जो है ना मैच करना, उसके जैसा ही है। क्वेश्चन है कि इस Q0 चार्ज को इस पॉइंट से हमने फेंका, तो फेंकने के बाद जब ये इधर पहुंचेगा तो इसको कितनी मिनिमम वेलोसिटी देना चाहिए था, हमें मिनिमम कितनी वेलोसिटी दें ताकि यहाँ से एंटर करके यहाँ पर पहुँच जाए। तो चलो इसको सोच लिया होगा आपने। आपको देखो करना क्या है, इसको बी तक नहीं पहुँचाना है, क्योंकि जब ये इधर की तरफ आएगा सेंटर के लॉन्ग, ये कॉर्ड के लॉन्ग आएगा, तो इतने पाथ में फोर्स इस पर लग जाएगा बाईं तरफ वेलोसिटी के अपोजिट, और इस सेंटर के जब बाहर की तरफ जाएगा तो फोर्स लग जाएगा दाईं तरफ। तो इधर जब आ रहा है ना तो फोर्स इसको रिटार्ड कर रहा है, लेकिन जैसे यहाँ तक पहुँच गया तो उसके बाद जो है ना वही फोर्स इसको एक्सलेट करना स्टार्ट कर दिया। तो कुल मिला के तुम्हें यहाँ तक पहुँचाना, उसके बाद तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा काम कौन कर देगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स। तो अब हमें पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट ओ मान लो यहाँ पर है, या फिर पॉइंट ओ, चलो ये सेंटर कहीं बनाते हैं, ये पॉइंट हमने अपनी तरफ से मान लिया सी। अंतर केवल कितना आएगा चेक करो। इनिशियल पॉइंट अभी भी कहाँ पर है, सरफेस पे। ठीक है, वी ए माइनस वी ओ की जगह पर बस इसका नाम चेंज कर लो वी सी, बाकी राइट हैंड साइड सेम रहेगा हर चीज़ें। और पोटेंशियल एट ए तो वही रहेगा, बस चेंज होगा पोटेंशियल एट सी। अब सी का पोटेंशियल कितना होगा, अगर फार्मूला है तुम्हारे पास, सामने लिखा हुआ वैसे तो, इसमें तुम्हें बस कैलकुलेशन में जो है ना डाटा रखना। चलो बताओ, स्मॉल आर कितना हमारा, देखो यहाँ पे इस r/√2 को स्मॉल आर लिखेंगे, क्योंकि सेंटर से जो स्मॉल आर है ना, सेंटर से कितना दूरी पर पॉइंट है। तो Q0 इंटू वी ए कितना भाई, KQ/R माइनस सी का पोटेंशियल बोलो, स्मॉल आर की जगह पर r/√2 कितना, KQ/R 3/2 माइनस स्मॉल आर की जगह पे r/√2 इसका स्क्वायर मतलब r², और बाई√2 का स्क्वायर 2, और ये बाई में 2 ऑलरेडी, तो यहाँ पर 4r²। ठीक है, राइट हैंड साइड माइनस का हाफ mv²। ठीक है, अब एक r से r² से r² उड़ा दो, ये कितना बन जाएगा देखो, Q0 KQ/R। ठीक है, KQ/R कॉमन ले लो, तुम्हारे पास बनेगा KQ Q0/R। अंदर यहाँ देखो 1 माइनस 3/2 माइनस 1/4, तो 5/4 बन जाएगा ना ये माइनस का, और ये प्लस का आएगा माइनस का आएगा, प्लस का, तो ये माइनस पहले से यहाँ पे, तो माइनस का 5/4 बराबर कितना भाई, हाफ mv²। अब ये कितना बन जाएगा तुम्हारे, देखो 1/4, कैलकुलेशन से किया गया। ठीक है, हाँ 5/4, और यहाँ का 1 और माइनस दिस, तो ठीक है। हाँ, अब ये कितना बन जाएगा तुम्हारा 1/4 है माइनस का, और माइनस इस साइड भी रहेगा अभी हमारा,
माइनस माइनस ख़त्म कर लो, ये बाई 4 इस 2 से उड़ा दो तो यहाँ पर बाई 2 बचेगा। तो फाइनली यहाँ पर देखो इसको हम एक लाइन में ख़त्म कर रहे हैं, के क्यू क्यू नॉट, और यहाँ पे बाई 2 रह जाएगा तो 2 आर, और एम से हम क्या करें डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। ये 4 जो बचेगा 1/4 माइनस का, और माइनस माइनस ख़त्म तो ये 1/4 इस 2 को उड़ा देगा, तो यहाँ पर क्या बचे केवल 2 बचेगा, और इसका हम क्या लिख लें भाई अंडर रूट बराबर v। अब इसमें और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, तो देखो तुम जो है ना, जैसे मान लो ये स्फीयर था, चार्ज स्फीयर, और फिर से वही क्वेश्चन की अगर हम मान लो यहाँ पे चार्ज रखते हैं माइनस क्यू नॉट, ठीक है। और एग्जामिनर थोड़ा मज़ा ले रहा है आपसे केवल, और कुछ नहीं है। उसने क्या बोला कि ये जो चार्ज हमारा माइनस क्यू नॉट है, इसका मास m है, इसको यहाँ से रिलीज़ किया गया। तो जब ये वाला पॉइंट है ना, यहाँ पर कहीं, यहाँ पर जब पहुँचेगा तो इसकी रफ्तार कितनी होगी, इतनी रफ्तार होगी। क्यों? क्योंकि जब ये माइनस क्यू नॉट आगे बढ़ेगा ना, तो इसको अब कोई लेके नहीं जा रहा, मतलब हम लेके नहीं जा रहे हैं। ये अंदर की तरफ जो फील्ड है ना, वो उसकी वजह से खिंचा रहा। यहाँ पर जो फील्ड बाहर बन रही थी और फोर्स अंदर लग रहा था, इस पर फोर्स क्या करे, इसको खींचेगा, लेकिन खींचे केवल यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक खींचेगा। और यहाँ तक खींचने के बाद जब वो रफ्तार इसके बढ़ाते बढ़ाते मैक्सिमम कर दिया, फिर इसके बाद ये जो है ना इधर की तरफ जब जाएगा ना, तो इसकी वेलोसिटी घटेगी। क्यों? क्योंकि फोर्स पहले तो भाई साहब जो है ना कहाँ लग जाएगा, फील्ड बाहर, फोर्स अंदर। तो फोर्स पहले लग जाएगा अंदर, फिर फोर्स लग जाएगा बाहर, मतलब पहले दाईं तरफ कह लो, फिर ये बाईं तरफ फोर्स लगना स्टार्ट हो गया। तो इतने पाथ में एक्सलेट होगा, इतने पाथ में रिटार्ड हो जाएगा ये। तो यहाँ पर जाकर फिर से क्या होगा, रुक जाएगा। फिर इसको रिलीज़ करो, तो एक तरीके से क्या एशियम जैसे कुछ कहानी बन रही है। अब जैसे क्वेश्चन मान लो तुमसे टाइम पास के लिए को एक क्वेश्चन छोटा सा आपको दे रहे हैं। एक क्वेश्चन देखो, जस्ट अभी हमने ऑसिलेशन जैसा कुछ इसमें याद आ गया। जैसे याद करो आपने शायद ऑसिलेशन ऑफ बॉल अलोंग द डायमीटर ऑफ अर्थ 2/√r/g 84.6 मिनट 1.24 आवर 1 घंटा 24 मिनट, ये सब पढ़ा हुआ। उससे शायद ऐसे कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। ऐसे मान लो कि यूनिफॉर्मली चार्ज डाइलेक्ट्रिक स्फीयर है और इसके डायमीटर के लॉन्ग एक सुरंग बनाई गई, ठीक है। और इस सुरंग में जो है ना एक चार्ज में रखा माइनस क्यू नॉट, और इसका मास m, रेडियस r। और इस माइनस क्यू नॉट चार्ज को सेंटर पे रखा, तो सेंटर पर नेट फोर्स कितना होगा, 0। सेंटर से अगर हल्का से इसको डिस्प्लेस कर दें, तो डिस्प्लेस करने पर ही एशियम, चूँकि फोर्स अंदर लग जाएगा, इसको हम बाहर फेंक रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ लग जाएगा, अंदर। तो क्या करेगा ना, इस पाथ में क्या करेगा, ये एशियम करना स्टार्ट कर देगा। तो इसका तुम्हें कैलकुलेट करना है टाइम पीरियड। इसका कैलकुलेट करना क्या हमें, टाइम पीरियड। अब वैसे अगर ये थोड़ा सा कंपेयर किया जाए, और हमारे पास ऐसे मान लो कोई अर्थ होती और इसके डायमीटर के लॉन्ग एक सुरंग बनाई जाती, तो इसका टाइम पीरियड शायद आप सबको पता होगा, ऑसिलेशन ऑफ बॉल रेडियस r। तो इसका टाइम पीरियड जो था t बराबर 2π√, रेडियस ऑफ अर्थ बाई में ग्रेविटी। और इसको जो कैलकुलेट किया था ना, तो ये 84.6 मिनट, ठीक है, या 1.24 आवर, मतलब 1 घंटा 24 मिनट। चलो इसको कैलकुलेट करो भाई, बताओ आंसर। देखो ज़बरदस्ती का हमने ऑसिलेशन यहाँ पे ला दिया। वैसे ऑसिलेशन जैसा कुछ हमने इसमें सोचा नहीं था कि ऐसा क्वेश्चन बनेगा, लेकिन अभी हमने जस्ट बना लिया। और कंपेयर भी किससे कर रहे हैं हम लोग, ग्रेविटी वाले टॉपिक से, ऑसिलेशन वाले टॉपिक से, ठीक है। चलो बताना आंसर, ये आप मैच करो भैया, आंसर क्या बना आपका। तो जैसे थोड़ा फिगर बड़ा बनाया जाए, कैलकुलेशन ज़्यादा बड़ा है नहीं। तो जैसे एक सुरंग ऐसे आपने बनाया, और माइनस क्यू नॉट जब सेंटर पर रखा था, तो इस पर एफ नेट कितना होगा भाई, 0। अभी सेंटर पर इस पर एफ नेट कितना होगा, 0, मतलब ये इसका क्या हो गया, मेन पॉइंट। चार्ज डेंसिटी यहाँ पर,
अब चार्ज क्यू ना मान करके इसमें हमने चार्ज डेंसिटी मान लिया रो, ठीक है, एक समान चार्ज डेंसिटी, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, और इसको हल्का सा डिस्प्लेस किया, मान लो यहाँ पर आर, ठीक है, ये आर ने इसको रिलीज़ किया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस किया, क्योंकि रहना कहाँ पे चाहेगा, सेंटर पे, और आप इसको ज़बरदस्ती सेंटर से हल्का सा डिस्प्लेस करोगे ना तो इस पर फोर्स कहाँ लग जाएगा, इनसाइड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, रिस्टोरिंग फोर्स। तो रिस्टोरिंग फोर्स बराबर क्या भाई, जो चार्ज आपने डिस्प्लेस किया दैट इज़, देखो साइन वैसे इसका माइनस क्यू नॉट ज़रूर है, लेकिन जो माइनस साइन हम यहाँ पर लिखेंगे ना वो फार्मूले का होता है, चूँकि रिस्टोरिंग शब्द जब भी लिखोगे ना तो माइनस साइन आपको पहले से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो माइनस क्यू नॉट, ये क्यू नॉट का माइनस साइन नहीं है, ये फार्मूले का माइनस साइन है, और इनटू फील्ड इस टाइम पर कितनी बन रही है, इस ए का वैल्यू क्या लिख रहे हैं, माइनस क्यू नॉट, ई का वैल्यू होगा रो इंटू आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ये एफ आ गया हमारा रिस्टोरिंग फोर्स। और अगर इस फोर्स को मास से डिवाइड कर लें तो क्या बन जाएगा, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन कितना भाई, एक्सीलरेशन बनेगा एफ बाई एम दैट इज माइनस क्यू नॉट रो इंटू आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। अब इसको आर लिखा है तो ठीक है, नहीं इसको तुम वाई लिख लो, चूँकि ये जो है ना ऑसिलेशन की शक्ल जैसे यहाँ पर बनानी है तो इसको वाई लिख लो और इसको भी वाई लिख लो। और कष्ट यहीं तक होता है, एक्सीलरेशन ये वाला हम याद कर ले, कैलकुलेट कर लें, तो उसके बाद का जो गाना है ना वो सबको पता होगा, इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, एक कुछ बराबर कुछ, फाइनली यहाँ पर क्या लिखें, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई दैट इज़ इक्वल टू क्यू नॉट रो वाई और बाई एम 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू एम। यहाँ से क्यू नॉट से माइनस से माइनस उड़ा दो, वाई से वाई उड़ा दो, तो ओमेगा कितना आ गया बताओ, ओमेगा यहाँ से आएगा रूट ऑफ क्यू नॉट इंटू रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट एम। तो टाइम पीरियड कितना आ गया, टाइम पीरियड हम जानते हैं 2 पाई बाई ओमेगा, तो बाई ओमेगा मतलब जो चीज़ आप लिखोगे वो उल्टा करके देख लो, मतलब 2 पाई बाई में 3 एप्सिलॉन नॉट एम बाई कितना भाई, रो इंटू क्यू नॉट। अब इस रो को रिप्लेस करो तो क्या बनेगा, चार्ज जो यहाँ पर क्यू है, मान लेते हैं हमें आंसर इन टर्म्स ऑफ क्यू लिखना है, तो चार्ज यहाँ पर क्यू लिख लो, तो रो बराबर क्या लिखे भाई, चलो यहीं लिख ले रहे हैं, टी बराबर बना 2 पाई अंडर रूट 3 एप्सिलॉन नॉट एम, और बाई में रो की जगह पर रो बराबर क्या होता है, देखो यहाँ लिख रहे हैं, रो बराबर होता है चार्ज बाई वॉल्यूम। तो चार्ज बाई वॉल्यूम मतलब कि वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, ठीक है, कैपिटल आर क्यूब, तो बाई के 3 ऊपर ले जाओ तो फाइनली कितना बन गया 3 क्यूब, बाई में क्या 4 पाई आर क्यूब, सही लिखा गया, हाँ ठीक है। चलो ये डाटा यहाँ पर रखो, देखो रो की जगह पर क्या लिख लें 3 क्यूब और इंटू क्यू नॉट, बाई का 4 पाई आर क्यूब ऊपर जाएगा, है ना, 4 पाई आर क्यूब ऊपर गया, तो यहाँ से 3 से 3 उड़ा देते हैं, ठीक है। तो आंसर इन टर्म्स ऑफ ये जो चार्ज हमारे पास ना, इसके टर्म्स में आंसर आ गया। अब जैसे नीट में क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि अगर मान लो हम एक चार्ज को यहाँ से रिलीज़ करें तो इस किनारे से इस किनारे तक पहुँचने में समय कितना लगेगा, उसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में समय कितना लगेगा, पता आंसर क्या बनेगा। यहाँ से यहाँ तक का जाने का समय मान लो समय 0 है, ये t इक्वल टू टी टाइम जो कि हमें कैलकुलेट करना है, तो जो t होगा बड़ा लेंदी कैलकुलेशन होगा। यहाँ से आप रिलीज़ करेंगे तो फाइनली यहाँ पर माइनस के ऊपर फोर्स पहले क्या करेगा, इसकी वेलोसिटी बढ़ाएगा, तो वेरिएबल और फोर्स भी लगातार घटता जाएगा। यहाँ पर फोर्स कितना हो जाएगा 0, एक्सीलरेशन वेरिएबल, वेलोसिटी लगातार बढ़ेगी, फिर इसके बाद क्या वेलोसिटी लगातार घटेगी, तो यहाँ पर फिर से फाइनली जितना इसने वेलोसिटी बढ़ाया होगा उतनी घट करके 0 हो जाएगी। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। इंटीग्रेशन, तो हमें इतना सब इंटीग्रेशन नहीं करना, आंसर गारंटीड आपका देखो जो टाइम होगा इस टाइम पीरियड के बराबर आएगा, कितना 2 पाई
√3ε0 m/ρ/Q0। अब इसमें भी देखो क्वेश्चन आपसे पूछेगी कि मान लो एक गेंद है, इस गेंद को आपने यहाँ से रिलीज़ किया तो ग्रेविटी इसको नीचे खींचेगी, हाँ सेंटर पे जाकर रुकना चाहिए लेकिन रुको नहीं पाएगी। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछता है कि हम इस गेंद को डायमीटर के लॉन्ग सुरंग जो बनाई गई ना, इस पॉइंट से छोड़ें तो इसके दूसरे साइड में पहुँचने में इसको समय कितना लग जाएगा। तो आंसर कितना होगा इसका भाई, ये वाला बन जाएगा। ठीक है, तो पोटेंशियल पर जो बेहतरीन क्वेश्चन थे वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। बाकी अगली क्लास में इक्वी पोटेंशियल सरफेस, देन पोटेंशियल एनर्जी, और फिर हमारा स्टार्ट हो जाएगा कैपेसिटर। पोटेंशियल एनर्जी जो कॉन्सेप्ट ना बढ़िया है, वहाँ पर भी क्वेश्चन जो है ना 11th का जो फिजिक्स है वर्क एनर्जी पावर, उससे रिलेट करके बनाए क्वेश्चन। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, और आपके पास नोटिफिकेशन हर एक लेक्चर का प्रॉपर तरीके से पहुँचे उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।